जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस 8वें पाठ में आप सभी का स्वागत है। और अपन जो है वो रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम, यानी अपना जो इंडियन नॉलेज सिस्टम कहो, भारतीय ज्ञान कहो, वो कितना एडवांस्ड था, उसको अपन देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, उनको देखने के उपरांत अब अपन वास्तु की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तु का जो विज्ञान है, वास्तु साइंस जो है, वो कितना एडवांस रहा है। वास्तु के ग्रंथों को जब स्टडी करते हैं, वास्तुशास्त्र को जब स्टडी करते हैं, तो जितने भी पुराण हैं, वास्तु के ग्रंथ हैं, उन सब में क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। वहां से क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर उसमें अलग अलग मंडल हैं, तो उसमें अपना, जिसमें अपन रहते हैं, ये सौर मंडल है। इसमें सूर्य सेंटर में है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, उसके चारों तरफ घूमती है, परिक्रमा करती है। तो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ, सौर मंडल क्या है, ग्रह, नक्षत्र, तारे ये कैसे हैं, इनकी गति क्या है, इनकी स्पीड क्या है, पूरा जो एस्ट्रोनॉमी है उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। एकदम से वास्तु पे नहीं आए। वास्तु के ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार को देखोगे, अन्य ग्रंथों को देखोगे, तो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स वहां से शुरू किया है। और क्या उनकी गति है ग्रहों की, आज भी देखोगे ज्योतिष में, तो जो समय बताते हैं कि ये सूर्य ग्रहण इतने बज के इतने मिनट पर लगेगा, इतने मिनट पे छूट जाएगा और इतने एरिया में वो दिखाई देगा, एंड सो ऑन, ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इतना एडवांस्ड गणित अपने पास अवेलेबल था। गणित के भी कई क्षेत्र हैं, उसमें रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है, पूरी वैदिक ज्योमेट्री है, ये सब मिलता है। फिर ये जो अपना पृथ्वी है, इस पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने द्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, और कैसे लोग रहते हैं, उनका भोजन क्या है, उनका आहार क्या है, उनकी आयु क्या है, ये सारा डिस्क्रिप्शन अपने को वास्तु के ग्रंथों में मिलता है। फिर सौर मंडल के प्रभाव को जब भूमि पर स्टडी करते हैं तो उसको वास्तु कहते हैं। वास्तु के जो क्षेत्र बनते हैं पूरे सौर मंडल में, ये जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, इनकी रश्मियों का, किरणों का जो प्रभाव पृथ्वी पर होता है, उसको वास्तु कहते हैं। और उसके इफेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं वास्तु में, तो 3 प्रकार का वास्तु बनता है। एक स्थिर वास्तु है जिसको फिक्स्ड कहते हैं, एक मूवेबल है, और एक दैनिक है, सुबह से शाम वाला। तो सूर्योदय की दिशा क्या है, सूर्यास्त क्या है, जैसे सामान्य रूप से किसी से पूछोगे कि सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो कहेगा पूर्व में उगता है। लेकिन वास्तु में जो अपन इसका एनालिसिस करते हैं, तो उत्तरायण दक्षिणायन होता है। जैसे अभी जून का समय चल रहा है, 22 जून के आसपास का समय आने वाला है, आज 18 जून है। तो अभी जो सूर्य है वो नॉर्थ ईस्ट में उदय होता है, और वो थोड़ा सा साउथ की तरफ से होता हुआ नॉर्थ वेस्ट में सनसेट हो जाता है। ठंड में दिसंबर में यही सूर्य साउथ ईस्ट से उदित होता है, और साउथ से होता हुआ साउथ वेस्ट में समाप्त हो जाता है। उस समय जो दिनमान है वो कम होता है, 10 घंटे का दिन होता है, 14 घंटे की रात होती है, एंड सो ऑन। तो ये पूरा सौरमंडल का जो प्रभाव है, इसको स्टडी करते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त को देखते हैं, इसी प्रकार ऋतुएं होती हैं। फिर उसके बाद वास्तु में जो हमको डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है, वो ह्यूमन बीइंग को 4 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन और सर्वेंट्स। फिर आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अनुसार
किस प्रकार से भवनों का निर्माण करना कि प्रकृति की पोषणकारी शक्तियां उसको प्राप्त हो, व्यक्ति जो भी कार्य करना चाहे उसमें ग्रोथ हो। फिर साइट सिलेक्शन है, हेयम दुखम अनागतम। भूमि चयन का वर्णन है, रंग के अनुसार, गंध के अनुसार, स्वाद के अनुसार, लोकेलिटी है, रोड है, प्लव है, इंक्लिनेशन, ये सब देखने का प्रयास करते हैं वास्तु के ग्रंथ में। फिर उसके बाद भूमि का परीक्षण है, डेंसिटी टेस्ट, फर्टिलिटी टेस्ट, मॉइस्चर टेस्ट, एयर फ्लो टेस्ट, रेडिएशन टेस्ट। फिर उसका पोजीशन लेते हैं, यहाँ पर जो भी यक्ष, गंधर्व, दानव, किन्नर जो भी रहते हो, जीव जंतु, वो सब अन्यत्र चले जाएं और अब हम यहाँ घर बनाएंगे। पूरी एक रिचुअल है, उसमें प्रोसेस है। फिर उसको कैसे पॉजिटिवली चार्ज करना, उस पर कैसे गोमूत्र आदि का छिड़काव करना, रत्नों के जल का छिड़काव करना, और भूमि के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा देने वाला पदार्थ है तो उसको कैसे ट्रेस करना, कैसे निकालना, शल्य ज्ञान में आता है। इसकी विधियां शास्त्र में बताई है। तो इतना एडवांस नॉलेज उस समय अपने पास अवेलेबल था, अभी भी वास्तु के ग्रंथों में ये उपलब्ध है। फिर वास्तुशास्त्री को गणित का ज्ञान हो, इसमें पूरी ज्योमेट्री है, इसमें पूरा पद विन्यास है, कैसे किसी साइट को 4 दिशा में, 8 दिशा में, 16 में, 32 जोन में डिवाइड करना, कैसे उस पर 45 देवता बनाना, फिर मध्य में कौन सी ब्रह्मा वीथी है, फिर देव वीथी है, फिर मनुष्य वीथी है, फिर पैशाच वीथी है। तो ब्रह्मा वीथी और पैशाच वीथी को छोड़कर मनुष्य वीथी में, देव वीथी में निर्माण करना, ताकि पूरे घर को जो है वो वेंटिलेशन प्रॉपर आए, एयर फ्लो, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो, लाइट प्रॉपर आए। फिर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का डिस्क्रिप्शन है। वास्तु के ग्रंथों में जब यूनिट को देखोगे तो एटम मिलेगी। सबसे छोटी यूनिट जो है वो परमाणु है। इतनी सूक्ष्म में जाकर पूरा वहाँ कैलकुलेशन करते हैं। आयादी के फॉर्मूलाज हैं जिससे लेंथ, ऑस्पिशियस लेंथ, विड्थ, हाइट, बॉडी प्रोपोर्शंस में ज्ञात करते हैं। सन डायल का डिस्क्रिप्शन है, कैसे विभिन्न महीनों में सन को फाइंड आउट करना, डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना, कैसे पदविन्यास करना, नाजुक बिंदुओं का पता लगाना, जिसको मर्म कहते हैं। सेंसिटिव पॉइंट है, जैसे ह्यूमन बॉडी में सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, वैसे वास्तु में भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स के ऊपर कॉलम नहीं बनाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, ये सब देखने से आपको वास्तु का स्कोप मालूम चलेगा कि वास्तु कितना व्यापक है। प्लेसमेंट के तो हार्डली 10% श्लोकाज हैं मैक्सिमम, बाकी भी बहुत सा जो डिस्क्रिप्शन है वो वास्तु के ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो केवल प्लानिंग यानी वास्तु नहीं होती। फिर प्लॉट के आकार के अनुसार उसकी गुण होते हैं, विधि विन्यास करते हैं, पद विन्यास करते हैं, खंड निर्णय, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, वैसे खंड में डिवाइड करते हैं। फिर टाउन प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन है, और वास्तु का डिस्क्रिप्शन रामायण में मिलेगा और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलेगा, शुक्र नीति में भी मिलेगा। फिर मानसार है, मैमत है, मनुष्यालय चंद्रिका है, ये ग्रंथ है। टाउन प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन है, टाउन को जो है वो उसके उपयोग के अनुसार बनाते हैं, उसमें कैसे लोग रहते हैं उसके अनुसार टाउन प्लानिंग की जाती है, उसके शेप्स के अनुसार टाउन प्लानिंग की जाती है, उसकी लोकेलिटी के अनुसार टाउन प्लानिंग की जाती है। जैसे शेप्स की जब बात करते हैं तो दंडक है, सर्वतोभद्र है, नंद्यावर्त है, परस्तर है, प्रकीर्णक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के टाउन मिलते हैं, वो शेप के अकॉर्डिंग है। फिर लोकेशन के अकॉर्डिंग है, जैसे सी शोर पे होगा, समुद्र किनारे होगा, बिजनेस के लिए होगा तो पत्तन कहेंगे, जिसको अपन बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। उनकी टाउन प्लानिंग कैसे करना उसका डिस्क्रिप्शन है। राजधानी कैसे बनाना, नगर कैसे बनाना, बिजनेस एक्टिविटीज़ जहाँ होती है, पुर कहते हैं तो पुर का निर्माण कैसे करना, ये सब मिलता है। फिर छोटे आकार के नगर हैं, पत्तन है, पल्ली है, खरवट है, खेत है, एक भोग है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के अपने को टाउन प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन उसमें मिलता है। ये वास्तु के ग्रंथ का कंटेंट देख रहे हैं। फिर विड्थ और हाइट का रेशो है, शांतिक, पौष्टिक, जयद, अद्भुत, सर्वकामिक, कि जितनी चौड़ाई है उतनी ऊंचाई हो तो ऐसा भवन शांति देता है। 1.25 गुना हो तो पौष्टिक देता है, 1.5 गुना हो तो विक्ट्री देता है, 1.25 गुना हो चौड़ाई से ऊंचाई तो उसको अद्भुत कहा है, और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला 1:2 का रेशियो है। तो विड्थ के, लेंथ के, हाइट के, इनके सबके रेशियो हैं, प्रोपोर्शंस हैं। मंडप के चैप्टर में अपने को लेंगे, मानसार में मिलेगा, मैमत में मिलेगा। फिर कैसे कैसे पदार्थ से भवन का निर्माण करते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन है।
मिट्टी से लेके सोने तक के भवन का डिस्क्रिप्शन, मिट्टी है, ईंट है, कपड़ा है ना, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, ऐसे घरों का डिस्क्रिप्शन मिलता है। फिर ईंट जो बनाते हैं ना, ईंट से जो बने हुए घर होते हैं, उसमें जो चुनाई करते हैं, वो तो 20 प्रकार की जो चुनाई होती है, उसकी प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन भी हमको प्राप्त होता है। फिर मुहूर्त का डिस्क्रिप्शन है, कब प्लॉट को आरंभ करना, कब भवन बनाना शुरू करना, कब स्तंभ की स्थापना करना, कब जो है वो कॉलम खड़ा करना, बीम डालना, छत डालना, गृह प्रवेश करना, ये सारे मुहूर्त का डिस्क्रिप्शन है। फिर ऑस्पिशियस लेंथ, विड्थ, हाइट, उसको फाइंड आउट करना, उसको आयादी कहते हैं। ये बॉडी प्रोपोर्शंस में करते हैं। जैसे सब व्यक्ति के वस्त्र अलग अलग होते हैं, शूज साइज अलग होता है, जूते का आकार इसी प्रकार जो व्यक्ति है उसके अनुरूप, उसकी बॉडी के प्रोपोर्शंस में, अनुपात में घर बनाए जाते हैं। पलंग उसके अनुपात में बनेगा, डोर हाइट उसके अनुपात में होगी। जैसे राजस्थान का व्यक्ति है, यदि बाड़मेर जैसलमेर का, और कहीं वो पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति है, तो दोनों की बॉडी हाइट कह लो अलग अलग है, तो वहाँ अलग अलग हाइट के, ऊंचाई के घर बनेंगे, पलंग बनेगा, एंड सो ऑन। तो बॉडी प्रोपोर्शंस में बनाते हैं। फिर बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन वास्तु के ग्रंथ में अपने को प्राप्त होता है, उसमें लिफ्ट आदि का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। फिर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बेस कह लो, स्तंभ कह लो, पीठ कह लो, उपपीठ कह लो, उन सब का डिस्क्रिप्शन अपने को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब मंदिर का निर्माण करते हैं, तो जैसा वो मंदिर है, जिस देवता का वो मंदिर है, उसके अनुसार स्तंभ का साइज रखा जाता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा जाता है। यदि ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो कॉलम कह लो, स्तंभ कह लो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर है। शिव जी का मंदिर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पेंटागन है। कार्तिकेय का मंदिर है तो एरिया उसका हेक्सागन है। विष्णु भगवान का मंदिर है तो स्तंभ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऑक्टागन रखा जाता है। इसी प्रकार उनकी जो उपपीठ कह लो, पेडेस्टल कह लो, बेस कह लो, अधिष्ठान कह लो, प्रस्तर कह लो, शिखर कह लो, वो देवता के अनुरूप बनाए जाते हैं। ये सब एक ही प्रकार की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं या उसी के अनुरूप बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो भवन है उसमें ईंट के या चुनाई के गुण मिलते हैं 20। ईंट कैसी होना, कैसे उसकी जुड़ाई करना, चुनाई करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दोष हो जाए तो उसके दुष्परिणाम बताए हैं। फिर प्रतिमा को, पेंटिंग्स को बनाने के उपरांत कैसे कोटिंग करना, उसको सील कैसे कर देना कि उस पर जो है वो वेदर का इफेक्ट ना आए, और वो प्रतिमा कह लो, पेंटिंग्स कह लो, वो हजारों लाखों वर्ष तक कैसे सुरक्षित रहे, उसका डिस्क्रिप्शन है। और जो है प्रतिमा विज्ञान, वो वास्तु का इंटीग्रल पार्ट है। आइकोनोग्राफी, आइकॉन यानी सिंबल, संकेत के माध्यम से कैसे उसको प्रकट करना, ये पूरा मूर्ति विज्ञान है। आइकोनोग्राफी उसकी डिटेलिंग है। तो वास्तु के ग्रंथों में ये सब अपने को प्राप्त होता है, तो काफी उन्नत विज्ञान अपने पास उपलब्ध है। तो इससे अपने को वास्तु का स्कोप दिखता है कि केवल वो जो प्लानिंग है वो वास्तु नहीं है, उसमें मुहूर्त भी है, उसमें मटेरियल भी है, उसमें आर्किटेक्चर भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी भी ग्रंथ का जब इंडेक्स या कंटेंट देखेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि वास्तु कितना व्यापक है। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में वास्तु के ग्रंथ, उनमें श्लोकों की संख्या और प्लानिंग का कितना वेटेज है, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव। जय।